दैनिक करंट अफेयर्स के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है बुधवार 10 जून 2026। आज हम लेके आए हैं देश और दुनिया से जुड़ी बेशुमार अपडेट्स जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। हमारी पहली हेडलाइंस है राष्ट्रीय न्यायपालिका व ई गवर्नेंस, ऐतिहासिक राजनीतिक रिकॉर्ड और डिजिटल सीमाएं। पीएम नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया। उन्होंने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए केंद्र में अपने सफल 12 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में एक विशेष बैठक कर इस उपलब्धि का जश्न मना रहा है। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा के लिए लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS विनिमय लॉन्च। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्मार्ट बॉर्डर्स रणनीति के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म विनिमय लॉन्च किया है। ये प्रणाली कार्गो, यात्रियों और वाहनों के डिजिटल प्रबंधन के जरिए सीमा सुरक्षा को अमेक बनाएगी और कागजी कार्रवाई का 90% तक कम कर देगी। इससे ट्रकों का वेटिंग टाइम भी 40 से 60% तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट है टेलीकॉम कंपनियों को 20,000 करोड़ की बड़ी राहत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर लगाए गए वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास भूतलक्षी प्रभाव से लाइसेंस शर्तों को बदलने का अधिकार नहीं है। इससे वोडाफोन आइडिया को 11,000 करोड़ और एयरटेल के 9,000 करोड़ की राहत मिलेगी। हॉक वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली लॉन्च। केरल वन विभाग ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल और न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन तंत्र हॉस्टिल एक्टिविटी वॉच कर्नल आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है, जिससे वन्यजीव तस्करी पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी। नेक्स्ट है लखनऊ को मिला नया क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में एक अत्याधुनिक क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। यह केंद्र यूपी और उत्तराखंड में स्थानीयकृत मौसम और आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी डॉपलर रडार्स के माध्यम से को मजबूत करेगा। NZP साथी मोबाइल ऐप की शुरुआत। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नेशनल जूलॉजिकल पार्क के लिए डिजिटल गाइड ऐप NZP साथी और सेल्फ टिकटिंग कियोस्क लॉन्च किया है, जो डिजिटल पेमेंट और नेविगेशन को आसान बनाएगा। नेक्स्ट है सरकारी प्रतिभूति G-SEC बाजार में सुधार। वित्त मंत्रालय ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली ब्याज, आय और अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर टैक्स पूरी तरह से हटा दिया है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय संबंध व सुरक्षा, सामरिक साझेदारी और सैन्य नौवहन रक्षा प्रोजेक्ट P-18। भारतीय नौसेना का नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर प्रोग्राम। भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने मझगांव डॉक और GRSE के साथ मिलकर P-18 परियोजना पर काम तेज कर दिया। इसके तहत 13,000 टन से अधिक विस्थापन क्षमता वाले उन्नत स्टील डिस्ट्रॉयर बनाए जा रहे हैं, जो क्रूजर श्रेणी में भारत के प्रवेश को चिन्हित करेंगे। ये पोत ब्रह्मोस NG और अत्याधुनिक लेजर मिसाइलों से लैस होगा। भारत का परमाणु हथियार स्टॉक पाइल बढ़कर 190 हुआ। वर्ष 2026 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का परमाणु हथियारों का स्टॉक बढ़कर लगभग 190 वारहेड्स तक पहुंच गया है। वहीं चीन का शस्त्रागार बढ़कर 620 वारहेड्स हो गया है। वैश्विक स्तर पर रूस और
अमेरिका के पास कुल हथियारों का 86% हिस्सा मौजूद है। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुबियोनो ने नई दिल्ली में 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता की, जिसमें रक्षा, समुद्री और व्यापारिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई है। मेजर अभिलाषा ब्राग को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड। भारतीय सेना के मेजर अभिलाषा ब्राग को उनकी अनुकरणीय शांति स्थापना प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और महिला सुरक्षा, राज्य स्तरीय सुरक्षा दल और बाजार रुझान से जुड़ी खबरें। तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च की सिंगापुरियन स्पेशल टास्क फोर्स। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय ने राज्य में महिलाओं और बच्चों की चौतरफा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजरत्नम स्टेडियम से पूरी तरह से महिला पुलिसकर्मियों वाले सिंगापुरियन स्पेशल टास्क फोर्स की शुरुआत की, जो संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखेगा। 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और केरल सहित देश के कई हिस्सों में तीव्र आंधी, तूफान और धूल भरी आंधियां या लू की दोहरी चेतावनी जारी की है। उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में आंधी की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। शेयर बाजार में गिरावट, निफ्टी और सेंसेक्स लुढ़के। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और बाजार में भारी बिकवाली के चलते भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की है। सेंसेक्स 719 अंक गिरकर 73,524 पर और निफ्टी 243 अंक टूटकर 23,123 के स्तर पर बंद हुआ। एनएलसी इंडिया में सरकार बेचेगी 3% हिस्सेदारी। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएलसी इंडिया में ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी 3% हिस्सेदारी बेचने जा रही है, जिसके लिए फर्स्ट मूल्य 303 रुपये प्रति शेयर तय किया जाएगा। खेल जगत, हॉकी और महिला फुटबॉल में भारत की ऐतिहासिक खिताबी जीत। भारत ने जीता छठा साफ SAFF महिला चैंपियनशिप खिताब। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में प्रतिद्वंदी टीम को मात देकर छठा सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। पंथोई चानू एलंगबम को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया। आगे है तीसरा पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी खिताब भारत के नाम। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को हराकर इतिहास में तीसरी बार पुरुष अंडर 18 एशिया कप का स्वर्ण पदक जीत लिया। कप्तान केतन कुशवाहा के नेतृत्व में टीम ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की। आगे है स्ट्रेटेजी की अवधारणाएं और ऐतिहासिक संदर्भ। तो निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल। जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन देश में पहले आम चुनाव 1951 में हुए थे। 13 मई 1952 को उन्होंने देश के पहले निर्वाचित पीएम के रूप में शपथ ली थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को निर्वाचित कार्यकाल की शपथ ली। क्रूजर बनाम डिस्ट्रॉयर। अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक मानकों के अनुसार 10,000 टन से अधिक विस्थापन क्षमता वाले युद्धपोतों को आमतौर पर क्रूजर की श्रेणी में रखा जाता है। भारत के पास अब तक इस क्षमता का कोई युद्धपोत नहीं था, जो प्रोजेक्ट 18 से पूरा होगा। वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज। ये दूरसंचार ऑपरेटरों पर लगाया जाने वाला एक शुल्क है, जो उनके पास मौजूद 6.2 MHz की सीमा से अधिक के अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए लिया जाता है। वर्तमान में ये अदालती फैसलों के कारण अत्यधिक चर्चा में है। सरकारी प्रतिभूतियों में ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले व्यापार योग्य उपकरण होते हैं, जो सरकार की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जारी किए जाते हैं। वर्ड ऑफ द डे यानी शब्दावली। तो अंग्रेजी के शब्द क्या हैं देखते हैं। इम्प्रिजनेबल, अभेद जिसे तोड़ा ना जा सके। नया डिजिटल सुरक्षा तंत्र सीमाओं को इम्प्रिजनेबल बनाने में मदद करेगा। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, भूतलक्षी प्रभाव या पिछली तारीख से लागू। अदालत ने कहा कि सरकार के नियमों को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं बदल सकती। स्टॉक पाइल्स, भंडार या संचय, विशेषकर हथियारों का। वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों को स्टॉक पाइल्स की निगरानी सिप्री द्वारा की जाती है।
सिक्योरिटीज़ प्रतिभूतियाँ। वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार बाद में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जारी करती है। और क्विक क्विज़ तो 10 जून 2026 को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी, जो कि 4,399 दिन पूरे करके पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के लिए लॉन्च किए गए डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम है LPMS विनिमय, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के किस नए प्रोजेक्ट P-18 के तहत 13,000 टन से अधिक क्षमता वाले नेक्स्ट जनरेशन क्रूजर स्तरीय डिस्ट्रॉयर का विकास किया जा रहा है? तो प्रोजेक्ट 18। किस राज्य सरकार ने जून 2026 में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु, मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा। आगे है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्र में स्थानीय मौसम की सटीक चेतावनी को बढ़ावा देने के लिए 8 जून 2026 को कहाँ नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। जून 2026 में किस उच्च न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों पर लगाए गए 20,000 करोड़ के वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज को खारिज कर दिया? तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने। तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे कुछ और करंट अफेयर्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।